नमस्कार, मैं डॉक्टर अविक रॉय, ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज हम बात करेंगे टैलस फ्रैक्चर्स के बारे में। एंकल जॉइंट का दो पहलू हैं। निचले वाला बोन को टैलस कहते हैं और ऊपर दो बोन हैं, टिबिया और फिबुला। फिबुला का ये हिस्से को लैटरल मैलिनस कहते हैं, टिबिया का इस हिस्से को मीडियल मैलिनस कहते हैं। ये सारे बोन्स मिलके एंकल जॉइंट बनाते हैं, तो इससे हमारा डॉर्सिफिकेशन और प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट होता है। आगे डिस्कस करते हैं एनाटॉमी ऑफ टैलस। टैलस के मेनली तीन पार्ट हैं। इसको हेड ऑफ टैलस कहते हैं, इसको नेक ऑफ टैलस कहते हैं और ये बॉडी ऑफ टैलस है। एक चौथा पार्ट भी है पोस्टीरियरली, इसको पोस्टीरियर प्रोसेस ऑफ टैलस कहते हैं। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। टैलर हेड फ्रैक्चर भी हो सकता है, टैलर नेक फ्रैक्चर भी हो सकता है, टैलर बॉडी का फ्रैक्चर भी हो सकता है, पोस्टीरियर प्रोसेस का भी फ्रैक्चर हो सकता है। इसमें सबसे कॉमन फ्रैक्चर टैलस का नेक का फ्रैक्चर है और सबसे डेडली भी यही है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि टैलस का ब्लड सप्लाई उल्टा आता है, ऐसे सीधा नहीं है। तो अगर नेक का फ्रैक्चर हो जाता है तो ये ब्लड सप्लाई हम ब्लॉक कर देते हैं। इस वजह से आपका कॉम्प्लिकेशन रेट्स काफ़ी हाई है। आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है हमारे लिए। कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन आपका दो तरह का होता है, कंजर्वेटिव और ऑपरेटिव। कंजर्वेटिव में हम प्लास्टर लगा के 4 हफ्ते छोड़ देते हैं, 4 to 6 वीक्स नॉर्मली हम प्लास्टर लगाते हैं। प्लास्टर हम तब लगाते हैं जब ये इनॉक्वस सा होता है, इन द सेंस ये हेयरलाइन फ्रैक्चर ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है। थोड़ा सा भी अगर डिस्प्लेस्ड है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, इसका ब्लड सप्लाई हैम्पर होता है, तो इसमें हमें ऑपरेटिव इंटरवेंशन लेना जरूरी हो जाता है। आगे बात करते हैं कैसे सर्जरी किया जाता है। जनरली टैलस फ्रैक्चर स्क्रूज के द्वारा फिक्स किया जाता है, हेडलेस स्क्रूज के द्वारा। ये स्पेशल टाइप के स्क्रूज होते हैं जो हड्डी के अंदर चले जाते हैं, इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। टैलस फ्रैक्चर्स, नेक ऑफ टैलस फ्रैक्चर्स आर ऑफन कॉम्प्लिकेटेड बाय डिसलोकेशंस, टिबियो-टैलर डिसलोकेशन, सब टैलर डिसलोकेशन और टैलर नेविकुलर डिसलोकेशन। कभी कभी ये सारे डिसलोकेशंस एक साथ होते हैं और टैलस बिल्कुल बॉडी के बाहर भी आ जाते हैं। आगे बात करते हैं रिकवरी। अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर नहीं है, जैसे डिसलोकेशन नहीं है या कंपाउंड फ्रैक्चर नहीं है। कंपाउंड फ्रैक्चर का मतलब ये है कि आगे से कोई वुंड है, जो फ्रैक्चर हेमाटोमा है वो बाहरी कांटेक्ट में है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, प्लेन सिंपल फ्रैक्चर है, तो ये 2 to 3 वीक्स में अर्ली वेट बेयरिंग हम स्टार्ट करवा सकते हैं विद सपोर्ट। कंप्लीट रिकवरी में 4 to 6 मंथ्स आपका लग जाता है। आगे बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है नॉन यूनियन और एवास्कुलर नेक्रोसिस। जैसे मैंने आपको पहले समझाया, इसका ब्लड फ्लो उल्टा है। अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो इसका ब्लड सप्लाई हैम्पर होता है। एवास्कुलर नेक्रोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एवास्कुलर नेक्रोसिस मतलब ब्लड फ्लो जब आपका हैम्पर हो जाता है तो उसका खून का प्रभाव रुक जाता है, उस कारण ये धीरे धीरे ये हड्डी मरने लगती है। इसको ये वैस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। दूसरे कॉम्प्लिकेशंस में वुंड एडिशंस है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था। मीडियल पार्ट में ब्लड सप्लाई बहुत कम होता है, तो इस वजह से स्किन खराब होने लग जाती है। अगर हमने सही से इंसिजन नहीं लगाया तो इसमें स्किन खराब होने के चांसेस काफ़ी है। इन्फेक्शन, कोई भी सर्जरी में इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा भी आर्थराइटिस हो सकता है, अगर हम ठीक से इसे जिस जगह पे है उस जगह पे हम रिड्यूस करके नहीं करते हैं, तो जो जॉइंट आपका हैम्पर हो सकता है, जिससे आर्थराइटिस हो सकता है।